आज अपना 6.3 जो चैप्टर है एक्सरे उसको कंटिन्यू करते हुए आज हम इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ एक्सरेज पढ़ेंगे, एप्लीकेशन ऑफ एक्सरेज पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, तो वी कंटिन्यू आवर चैप्टर दैट इज चैप्टर 6.3 एक्सरेज। इसमें बहुत कुछ हमने पहले ऑलरेडी पढ़ लिया है, दैट इज कैसे इसका प्रोडक्शन होगा, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ एक्सरेज, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एक्सरेज जो कंटिन्यूअस और कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरेज है, और फिर थोड़ा सा बेसिक प्रॉपर्टीज पढ़ा था, मिनिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ये पढ़ा, स्पेक्ट्रम में कहाँ ये लाइक करता है वो पढ़ा। तो अब इसका हम प्रॉपर्टीज डिटेल में देख लेते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या क्या है और एप्लीकेशंस क्या क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, दैट इज properties of X-rays। फर्स्ट क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। These are electromagnetic radiation of क्या था, मिनिमम वेवलेंथ मीन्स शॉर्टर वेवलेंथ, और चाहे तो लिख सकते हैं, वरना नहीं चाहे तो नहीं लिख सकते, शॉर्टर वेवलेंथ एंड लार्जर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट, शॉर्टर वेवलेंथ होगा उसका, लार्जर फ्रीक्वेंसी होगा। दूसरा क्या है, द एक्सरेज are travel with the speed of light। That is 3 into 10 to the power 8 meter per second। ठीक है, थर्ड they have high penetration power। पेनिट्रेशन पावर क्या होता है, पेनिट्रेशन पावर का मतलब किसी के थ्रू पास होने की कैपेसिटी को बोलते हैं, या बोलते हैं भेदना। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं उसको भेदना। तो क्या है उसको पेनिट्रेशन पावर, दे हैव हाई पेनिट्रेशन पावर एंड hence passes through many solids। इस पेनिट्रेशन पावर पे ये जो इसकी प्रॉपर्टी है, दैट इज पेनिट्रेशन पावर, ये बहुत कुछ बताता है। मीन्स जैसे कि बोन्स में क्रैक, इसी पे डिपेंड करता है। दूसरा, किसी भी प्रॉपर्टीज का मीन्स ये कितना उसके थ्रू पार कर सकता है। और ये पेनिट्रेशन पावर एक्सरेज का अलग अलग है, ऐसा नहीं कि कुछ पेनिट्रेशन पावर का न्यूमेरिक वैल्यू नहीं। हार्डर के लिए पेनिट्रेशन पावर, जैसे अगर हम दो सॉफ्ट में हम डिवाइड देखें एक्सरेज को, हार्ड एक्सरेज और सॉफ्ट एक्सरेज। ठीक है, याद है, सॉफ्ट एक्सरेज तो हार्ड एक्सरेज में क्या होगा, पेनिट्रेशन पावर ज्यादा होगा। ठीक है, और सॉफ्ट का लो होगा पेनिट्रेशन पावर। अगर हम पेनिट्रेशन पावर क्या करते हैं कि लो रखते हैं, ठीक है, लो रखते हैं, तो मसल्स सिंपली जो हम अभी तक जो जनरल जानता है सबको कि बोन क्रैक्स में एक्सरे कराया जाता है। तो एक्सरे में क्या होता है कि उस एक्सरे का वैल्यू को क्या करते हैं हम कि कम रखते हैं, पेनिट्रेशन पावर को क्या करते हैं, कम करते हैं। तो बोन्स के लिए पेनिट्रेशन पावर अलग है, मसल्स के लिए अलग है। तो मसल्स से तो वो पार कर जाता है, लेकिन बोन्स से पार नहीं कर सकता। लेकिन जहाँ पे क्रैक है, जहाँ पे क्रैक हुआ है, वहां पे तो कोई बोन नहीं है, कोई भी बोन नहीं। और ये इतना, इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा, वेवलेंथ इतना कम है, वेवलेंथ बहुत कम है, तो ये क्या होता है उसके थ्रू पास कर जाता है। तो जब पास कर जाता है तो उस फुटेज से क्या पता चलता है, फोटोग्राफिक प्लेट से क्या पता चलता है कि जो एक्सरे है उससे कि हमारा जो बोन्स है वो कहाँ पे क्रैक है, कितना क्रैक आया है,
ठीक है, किस तरह का क्रैक है, क्योंकि ये पेनिट्रेशन पावर को यूज करके हम वो करते हैं। तो वहां पे एक ही सॉफ्टवेयर, सॉफ्ट या हार्ड जो भी है, जो पेनिट्रेटिंग पावर उस मसल्स का है, और बोन्स के थ्रू वो पेनिट्रेट ना कर पाए तो एक्सरे गया मसल्स से बोन्स के पास स्टॉप कर गया, लेकिन जहाँ पे बोन्स में क्रैक है वहां पे तो उसको बोन्स नहीं मिला, तो वो वहां से क्या होता है, पेनिट्रेट करके आगे निकल जाता है। ठीक है, तो इससे वो इमेज फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये पेनिट्रेशन पावर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रॉपर्टीज इसकी बहुत ज्यादा, और ये सब सारे प्रॉपर्टीज एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, फोर्थ, एक्सरेज अफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट। ओके, फोटोग्राफिक प्लेट क्या होता है? फोटोग्राफिक प्लेट जैसे कि हम किसी का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, कुछ इमेज ड्रॉ करना चाहते हैं, तो फोटोग्राफिक प्लेट पे एक्सरे का वेरिएशन दिखता है, वो इफेक्ट कर सकता है उसको। They can be reflected or refracted under certain conditions। ठीक है, कुछ कंडीशंस में एक्सरे लाइट की तरह ही बिहेव करता है, मींस एक्सरे का डिफ्रैक्शन भी होता है, रिफ्लेक्शन भी होता है, रिफ्रैक्शन भी होता है, सारा लाइट का या वेव्स का जो प्रॉपर्टी है वो एक्सरे फुलफिल करता है। जैसे क्रिस्टल्स को जब हम पढ़ते हैं, क्रिस्टल्स को हम जब पढ़ते हैं, ये क्रिस्टल्स में क्या एटम्स है, क्रिस्टल में बहुत सारे एटम्स होते हैं। अगर ये रैंडमली ऐसे ऑर्डर्ड वे में है तो यहाँ से क्या होता है, एक्सरे आता है, ये प्लेन है, और यहाँ से एक्सरे आता है और यहाँ से डिफ्रैक्ट कर जाता है। ठीक है, तो एक्सरे क्या हो रहा है कि वेव का सारा प्रॉपर्टीज शो कर रहा है, और एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज एक्सरे का ये है कि क्रिस्टल्स के थ्रू सिर्फ और सिर्फ एक्सरेज को ही हम यूज करते हैं डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टीज के लिए, क्योंकि उसका वेवलेंथ बहुत कम है, जो क्रिस्टल्स के इंटर एटॉमिक डिस्टेंस के बराबर होता है लगभग। तो एटम का डिस्टेंस अगर इंटर लैटिस कांस्टेंट जिसको बोलते हैं हम, आप नहीं जानते, लेकिन मीन्स अगर दो एटम्स के, जो हम एनर्जी बैंड थ्योरी ऑफ एनर्जी में पढ़ाए थे आपको, कि दो एटम्स के बीच का डिस्टेंस a है और उतना ही अगर वेवलेंथ इसका है, तो क्या हो रहा है कि एजेस से वो डिफ्रैक्ट करेगा और बैंडिंग होगा, दैट इज डिफ्रैक्शन का जो प्रॉपर्टी है। ठीक है, डिफ्रैक्शन का जो आपका डेफिनेशन है, तो वो क्या होता है, वहां से बेंड हो जाता है, एजेस से बेंड हो जाता है। तो उससे क्या होता है कि क्रिस्टल्स में हम सिर्फ और सिर्फ एक्सरेज को यूज करते हैं डिफ्रैक्शन के लिए। किसको यूज करते हैं? एक्सरेज को यूज करते हैं डिफ्रैक्शन के लिए। ठीक है, क्योंकि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बहुत कम होता है उसमें। नंबर 6 पॉइंट, they are not deflected by magnetic and electric field। ओके, मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड से कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता, इट मींस कि एक्सरे क्या है, रिस्पॉन्स नहीं करता। मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड का मींस ये न्यूट्रल होगा। ठीक है, चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्रैक्शन नहीं होता है। They produces fluorescence। Fluorescence in many substances that is zinc sulfide। ठीक है, फ्लोरोसेंस होता है मीन्स किसी एटम पे अगर हम एक्सरे रेडिएशन दे रहे तो वो लाइट इमिट करता है। ठीक है, लाइट प्रॉपर्टीज इमिट करता है। तो यूवी रेस के नीचे बहुत सारे एटम्स को रखते हैं, तो यूवी से किसी किसी में लाइट का इमिशन हुआ क्यों होता है? क्योंकि जब भी हम उसको एक्सरेज को उस पर डाल रहे हैं तो क्या हो रहा है कि जो एटम है उसको एनर्जी मिला, तो वो एनर्जी
एब्जॉर्ब करके हाई स्टेट में गया, फिर लोअर स्टेट में आया, तो वहां से वो रेडिएशन इमिट करता है जो कि लाइट के फॉर्म होता है। तो वो हम क्या कर रहे हैं, जिंक सल्फाइड पे या बहुत सारे मटेरियल्स पे भी वो फ्लोरोसेंस इफेक्ट प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और फिर इसकी प्रॉपर्टीज है, तो पहला क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जिसका वेवलेंथ बहुत कम है और फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, तो फ्रीक्वेंसी ज्यादा होने के कारण एनर्जी ज्यादा हो गई। स्पीड ऑफ लाइट से चलता है, पेनिट्रेटिंग पावर बहुत ज्यादा है, ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा है, क्योंकि लाइट अगर विजिबल लाइट आपकी बॉडी पे पड़ रहा है तो आपको कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन एक्सरेज अगर आपकी बॉडी पे पड़ रहा है तो वो इफेक्ट करता है ह्यूमन सेल्स को भी, ठीक है, इसलिए ज्यादा एक्सरेज नहीं कराया जाता है। फिर क्या, एक्सरेज कैन इफेक्ट द फोटोग्राफिक प्लेट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्टिव सारे प्रॉपर्टीज शोज करता है। किसी तरह का रिफ्लेक्शन नहीं होता है मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड में, और फ्लोरोसेंस इफेक्ट भी प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और भी इसके दो प्रॉपर्टीज उसको भी देख लेते हैं। बहुत एनर्जेटिक रेडिएशन है, बहुत एनर्जी होती है इसमें। दे प्रोड्यूसेस, ये पहले बताएं, दे प्रोड्यूसेस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कैसे, जो रेडिएशन हम यूज कर रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए, तो इंसिडेंट रेडिएशन जो यूज करते थे उसका फ्रीक्वेंसी क्या होना चाहिए था, मिनिमम थ्रेशोल्ड वर्क फंक्शन के बराबर होना चाहिए था। तो इसमें इसकी फ्रीक्वेंसी इतना ज्यादा है कि उसके थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से तो ज्यादा होगी मैक्सिमम एटम्स के लिए जो मेटल्स ले रहे हैं हम, तो इसलिए क्या होता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी शो करता है, ठीक है। नेक्स्ट है पॉइंट 9, they produces small amount of ionization in the gases to which it passes, ठीक है। तो आयनाइजेशन करना मतलब क्या, किसी भी चीज को तोड़ देना, प्लस और माइनस में। इसमें इतनी एनर्जी कि अगर गैस इसको पास कर रहा है, किसी भी गैस चैम्बर में इसको अगर एक्सरे को पास कर रहा है तो वो क्या करता है, आयनाइज कर देता है उस गैसेस को, मींस वो गैस से फिर फोर्थ स्टेट में ले जाता है, दैट इज आयनाइज कर देता है गैसेस को, ठीक है। एनर्जी ज्यादा होने के कारण क्या होगा, एनर्जी वो अपना एनर्जी उसको देगा ना, जिस गैस से पास कर रहा है उसको क्या होगा, पार्शियली वो डोनेट करेगा अपना एनर्जी। जब एनर्जी गैसेस को मिलेगा तो क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स है वो आयनाइज होना शुरू हो जाएंगे, मतलब टूटना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, आयंस के फॉर्म में, कैटायंस और एनायंस के फॉर्म में। एक्सरेज also kills some forms of animal cells due to high energy। एनिमल सेल्स को भी क्या करता है, मारता है। और इसी प्रॉपर्टीज के कारण ये बहुत सारे इलाज में भी, मेडिकल इश्यूज में इसको यूज करते हैं, जैसे कैंसर सेल के लिए, कैंसर सेल्स में, ट्यूमर्स में। तो ये मेडिकल यूजेस इसी पर डिपेंड कर रहे हैं कि इसके पेनिट्रेशन पावर इतना ज्यादा है, एनर्जी इतना ज्यादा है कि वो इफेक्ट करता है सेल्स को। जब सेल्स को इफेक्ट करेगा तो क्या करता है, वो किल कर रहा है या खराब कर रहा है, तो ट्यूमर्स को हटा सकता है, आपका कैंसर सेल्स को हटा सकता है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ प्रॉपर्टीज, ये सिर्फ और सिर्फ समझ लीजिए कि इसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा है, इट मीन्स इसके पास फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी। और दूसरा, इसका वेवलेंथ बहुत कम है, साइज बहुत कम है, टाइम पीरियड बहुत कम है, ठीक है। तो इसकी वजह से इसके पास एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाती है, जिसके कारण से ये सब प्रॉपर्टीज ये शो करता है। और वेवलेंथ इतना कम होने के कारण ये क्रिस्टल्स में इसको डिफ्रैक्शन की तरह हम यूज करते हैं, क्योंकि क्रिस्टल में हम जनरल ग्रेटिंग्स बोलते हैं। मीन्स ग्रेटिंग का मतलब होता है कि जहाँ पे आपका स्लिट होता है, जैसे आपको बहुत बार शायद जो पढ़े होंगे, ऐसा स्लिट होता है। तो ये क्या होता है, ये रेस को जाने के लिए गैप होता है।
तो ये जो स्लिटिंग है वो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग जो यूज करते हैं उसमें बहुत ज्यादा आता है, लेकिन वो अगर हमारा ये डिस्टेंस इनकम्पेरेबल टू क्रिस्टल्स के कंपेयर में वेवलेंथ जो है एक्सरेज का वो कंपेरेबल होता है, इसलिए हम क्या करते हैं क्रिस्टल्स में हमेशा एक्सरेज को यूज करते हैं, एक्सरेज के डिफ्रैक्शन के लिए हमेशा क्रिस्टल यूज करते हैं, ना कि हम ग्रेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि एक्सरेज के डिफ्रैक्शन में हमको साइज छोटा चाहिए जो क्रिस्टल्स में मिल जाता है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गए, और ये प्रॉपर्टीज सारा एक्सरेज के बारे में ये बता रहा है कि वो रेडिएशन बहुत हाई एनर्जी का है, ठीक है, वेवलेंथ कम है। और इसी प्रॉपर्टीज पे इसका एप्लीकेशन डिपेंड करेगा, क्योंकि प्रॉपर्टीज पढ़ाते हुए एक दो एप्लीकेशन हम बता दिए हैं, उसको फिर से भी बताएंगे तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस या फिर यूजेस ऑफ एक्सरेज। फर्स्ट कैटेगरी है इसका इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस। फर्स्ट क्या है इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में, देखते हैं। एक्सरेज आर यूज्ड टू डिटेक्ट the cracks in the body of an aeroplane और मोटर कार, ठीक है, एरोप्लेन से मोटर कार। अगर किसी तरह का मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या फिर मेंटेनेंस देखना है कि कहीं पे भी बॉडीज जो है व्हीकल्स का कोई डैमेज तो नहीं है, क्रैक तो नहीं है, तो इतना माइन्यूट क्रैक होता है कि जो आँख से विजिबल नहीं है। लेकिन अगर हम एक्सरे विजन उसका लेते हैं, एक्सरे विजन लेंगे तो फिर से वही है कि पेनिट्रेशन पावर पर डिपेंड करेगा कि पेनिट्रेशन पावर हम क्या करते हैं, इसका एरोप्लेन का मेटल जो है उसके उस मेटल के पेनिट्रेशन पावर से कम रखेंगे, तो क्या होगा कि मेटल्स के थ्रू एक्सरेज नहीं पार कर सकता, लेकिन जहाँ पे क्रैक्स है उसके थ्रू तो पार कर जाएगा, क्योंकि वहां पे क्या है, वहां पे मेटल सरफेस है ही नहीं। तो बहुत माइन्यूट क्रैक्स को भी क्या करता है, एक्सरेज पकड़ लेता है, क्योंकि वेवलेंथ बहुत कम है इसका, ठीक है, क्योंकि वहां से वो डिफ्रैक्ट कर जाएगा। नंबर 2, एक्सरेज आर यूज्ड to detect manufacturing defects in rubber tires, or tennis balls in क्वालिटी कंट्रोल, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल। तो वही सेम चीज है कि फिर से पेनिट्रेशन पावर देखा जाता है, टेनिस बॉल हो या फिर रबर हो, इसको भी, तो उसमें क्या करेंगे, एक्सरेज से फिर पेनिट्रेशन पावर से हम उसको पता कर सकते हैं। तो ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स अगर है जैसे रबर ट्यूब में या फिर रबर टायर्स में, टेनिस बॉल्स में, तो क्वालिटीज को कंट्रोल करने के लिए कि किसी तरह का डिफेक्टिव प्रोडक्ट मार्केट तक ना पहुंचे, किसी तरह का डिफेक्ट ब्रांड्स में ना हो जाए, इसलिए हम क्या करते हैं, एक्सरे से पहले उसको
देख लेते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो पूरा का पूरा मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट से फ्री है। तो एक्सरेज को इस तरीके से भी हम यूज करते हैं। 3 X-rays are used to detect flaws, मीन्स होता है मार्क, इस तरह का मार्क हो और क्रैक्स इन मेटल जॉब्स। ठीक है, तो कोई भी मैन्युफैक्चरिंग अगर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उसमें हम एक्सरे से उसकी क्वालिटीज को, उसके डिफेक्ट को पता कर सकते हैं। फोर्थ, they are used to detect cracks in the walls by civil engineering। ठीक है, by civil engineers। तो मीन्स क्या है कि मतलब जो भी प्रॉपर्टीज इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में यूज करो, बेसिकली पेनिट्रेशन पावर पे आप देख लीजिए, पेनिट्रेटिंग पावर उसकी कितनी है उस पर डिपेंड कर रहा है। अगर किस तरह का क्रैक्स वॉल्स पे है, वॉल्स पे इस बिल्डिंग के वॉल्स पे नहीं बोल सकते, लेकिन सिविल इंजीनियर्स और भी बहुत कुछ बना रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे ब्रिजेस में क्रैक देखना बहुत जरूरी है और भी बहुत कुछ, तो वहाँ पे हम एक्सरेज को यूज कर सकते हैं। X-rays are used to detect smuggling goods at airport and dock, that is CPR। ठीक है, ये भी होता है एक्सरेज के थ्रू कि कभी कभी हम क्या करते हैं, जब एयरपोर्ट पे जाते हैं तो जो हमारा लगेज है उसकी जो डिटेक्शन होती है वो एक्सरेज के थ्रू होती है। तो एक्सरेज में आप लगेज में अगर क्लोथ्स और मेटल के पेनिट्रेटिंग पावर में तो डिफरेंस पता चल ही रहा होगा आपको, क्योंकि क्लोथ्स का पेनिट्रेटिंग पावर कम होगा, लेकिन मेटल्स का या फिर किसी अदर मटेरियल्स का पेनिट्रेटिंग पावर ज्यादा होगा। तो जब हम पेनिट्रेटिंग पावर को लो रख रहे हैं तो क्लोथ से तो पार कर रहे हैं, लेकिन अगर किसी तरह का मेटल है, किसी तरह का जार है, किसी तरह का गोल्ड मटेरियल है, स्मगलिंग हो रहा है, कहाँ पे, एयरपोर्ट पे या फिर डक साइड पे, मीन्स जहाँ पे सीपीआर से जहाँ पे शिप्स खड़े रहते हैं या वहां से डिपार्चर होता है, तो इस तरह से हम एक्सरे को वहां पे भी यूज करते हैं किसी तरह का स्मगलिंग या फिर किसी तरह का जो भी इलीगल इशूज है उससे ये करने में। ठीक है, तो ये हो गया कि स्मगलिंग गोल्ड्स या फिर स्मगलिंग किसी तरह का भी मेटल्स है, फिर डिफेंस के चीजें हैं, जैसे कि आप कोई बैग में स्मगलिंग कर रहा है किसी तरह का डिफेंस की चीजों का, जैसे कि हो गया गन्स वगैरह का, तो उसमें क्या होता है कि गन्स का भी आपका अलग है, तो वो आपके एयरपोर्ट पे आराम से डिटेक्ट हो जाएगा अगर हम एक्सरेज का जो ब्रॉडिंग के समय हमारा जो चेकिंग चलता है उसमें, तो ये वहां पर भी हम एक्सरेज का ही यूज करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था जो हम रियल लाइफ में यूज करते हैं एक्सरेज को डिटेक्शन के लिए। फिर एक और इसका इंपॉर्टेंट यूज है कि ये डायमंड, रियल डायमंड और डुप्लीकेट डायमंड्स को भी कर सकता है। ठीक है, एक्सरेज कैन यूज्ड टू detect real diamond from duplicate one। ठीक है, क्यों? क्योंकि दोनों में डिफरेंस है ना, दोनों का क्रिस्टल्स में डिफरेंस होगा, दोनों की कटिंग्स में डिफरेंस है। तो एक्सरे जो है वो रियल डायमंड और डुप्लीकेट डायमंड में भी डिफरेंस कर सकता है, क्योंकि दोनों के कटिंग किया जाता है डायमंड्स का, उसमें मटेरियल जो है उसमें डिपेंड है, क्रिस्टल्स के मॉलिक्यूल्स में डिफरेंस है।
तो एक्सरे का जो आपका डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टीज होगा वो इसके लिए अलग होगा, इसके लिए अलग होगा, तो उससे पता चल जाएगा कि रियल डायमंड कौन सा है, डुप्लीकेट कौन सा है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हो गए जो इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में यूज करते हैं, ठीक है। ये इंजीनियरिंग का था, कहीं पे मेडिकल इश्यूज में नहीं था। अब हम मेडिकल इश्यूज के लिए देखेंगे कि हम एक्सरेस को मेडिकल लाइन्स में कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए इंजीनियरिंग एप्लीकेशन का एक्सरेस, ओके। नेक्स्ट है मेडिकल इश्यूज, मेडिकल एप्लीकेशन। मेडिकल एप्लीकेशंस। फर्स्ट इसमें क्या है, एक्सरेज आर यूज्ड इन सर्जरी, जो कॉमन है बहुत ज्यादा, सर्जरी टू डिटेक्ट बोन फ्रैक्चर, ठीक है, ठीक है। एक्सरेज आर यूज्ड इन सर्जरी ऑफ टू डिटेक्ट द बोन फ्रैक्चर। क्यों? और एक्सरेज में कोई यूज पता होना हो हम लोगों को, लेकिन ये बोन फ्रैक्चर वाला यूज तो डोमेस्टिकली सबको पता होता है, ठीक है, क्योंकि इसका पेनिट्रेशन पावर अलग है। रीजन है जो अभी तक बता रहे थे, ड्यू टू इट्स पेनिट्रेशन पावर इज डिफरेंट फॉर बोन्स एंड मसल्स, ठीक है, बोन्स एंड मसल्स। ओके, बोन्स एंड मसल्स में पेनिट्रेशन पावर अलग है। सेकेंड, एक्सरे आर used to cure skin diseases and destroy tumors। अभी बताए थे ना, क्योंकि एनिमल सेल्स पे भी ये काम करता है। क्यों? क्योंकि हम एक्सरे का पेनिट्रेशन पावर बढ़ा देंगे तो ट्यूमर्स को क्या करेगा, वो सेल्स को डैमेज करेगा। आप ट्यूमर्स पे डालें आप या फिर अच्छे स्किन पे डालें तो दोनों को डैमेज कर सकते हैं। तो हमको डैमेज किसको करना है, ट्यूमर्स को करना है। तो ट्यूमर्स पे हम क्या करते हैं, एक्सरेज को यूज करते हैं। थर्ड, एक्सरेज आर यूज्ड टू क्योर डिजीजेस लाइक कैंसर, दैट इज कॉल्ड रेडिएशन। यूज करते हैं ना हम लोग, रेडिएशन चल रहा है, रेडिएशन हो रहा है। रेडिएशन क्या होता है, यही एक्सरेज चलता है उनका, ताकि कैंसर सेल्स को धीरे धीरे कट करके हटाया जाता है। नंबर फोर्थ, एक्सरेज आर used to detect bullets position inside the body, सेम पेनिट्रेशन पावर की वजह से, ठीक है। कहते किसी को बुलेट लगा है तो कैसे पता चलेगा कि किस पोजीशन पे है बुलेट, तो वो क्या करते हैं, हम फिर से एक्सरेज करके देखेंगे कि बुलेट का क्या पोजीशन है। तो सिंपली एक्सरेज हम कर रहे हैं कि इसके पेनिट्रेशन पावर पर डिपेंड कर रहा है, किसके थ्रू ये पार होगा और किसके थ्रू नहीं पार होगा। और ये मेरे हाथ में कंट्रोल में है, क्योंकि हम आपको पढ़ाए थे जब पुलिस मेथड, तो उसमें बताया था कि पोटेंशियल अगर डिफरेंस हम ज्यादा रखेंगे कैथोड और एनोड में, तो हम उसकी पेनिट्रेटिंग पावर को, दैट इज हार्ड या फिर सॉफ्ट एक्सरेज को प्रोड्यूस करने में हम उस पर कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरे इंटेंसिटी कंट्रोल कर
निकल रहा है, इजेक्ट हो रहा है, उसको हम कंट्रोल करेंगे और वो कंट्रोल होता है करंट के थ्रू, हीटिंग इफेक्ट के थ्रू। ठीक है, तो दोनों मेरे हाथ में है, दोनों कंट्रोल में है ह्यूमन के। तो हम क्या करते हैं, इसे पेनिट्रेशन पावर को कंट्रोल करते हैं, इंटेंसिटी को कंट्रोल करते हैं, सबको कंट्रोल करके हम ये यूजेस इसका मेडिकल साइंस में भी रखते हैं। ठीक है, ये हो गया मेडिकल साइंस के यूजेस, दैट इज एक्सरे बोन्स डिफेक्ट के लिए, ट्यूमर्स के लिए, कैंसर्स के लिए। फिर ये तो बुलेट हो या किसी तरह का कोई भी जो गेस्ट या फिर फॉरेन बॉडीज, अगर बॉडीज के इनसाइड है तो उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं मेटल्स वगैरह केस में। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज साइंटिफिक एप्लीकेशंस। साइंटिफिक एप्लीकेशन, फर्स्ट X-rays are used to study the structure, of crystals, जो अभी बता रहे हैं इतनी देर से। ठीक है, बहुत तरह का स्ट्रक्चर होता है, जैसे क्यूबिकल होता है, क्यूबॉइडल होता है, हेक्सागोनल होता है, रोम्बस होता है। तो क्रिस्टल्स का बहुत सारा स्ट्रक्चर होता है जो हायर स्टडीज में हम पढ़ते हैं। तो उसमें साइंटिस्ट क्या करते हैं कि एक्सरे के थ्रू इसके मॉलिक्यूल, इसके एटम, मॉलिक्यूल नहीं, एटम्स को या मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं कि वो किस तरह का स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है। क्यूब है, सिंपल क्यूब है, हेक्सागोनल है, डायमंड शेप है, या फिर बहुत कुछ और भी है, रोम्बस है। ये आपको उतना नहीं पता चलेगा, बस इतना समझ लीजिए कि आप यहाँ पे कि जो स्ट्रक्चर है उसको हम एक्सरेज को पास करेंगे तो वो जो पूरा प्रिंट आएगा मेरे पास, उससे हम स्ट्रक्चर को डिफाइन कर सकते हैं, देख सकते हैं। और ये किस प्रॉपर्टी पर डिपेंड कर रहा है, दी स्ट्रक्चर is studied with the help of diffraction। ठीक है, diffraction of X-rays, एक्सरे डिफ्रैक्शन हम लोग पढ़ते हैं हाई स्टडीज में, टू डिटरमाइन या डिटरमिन द क्रिस्टल्स फॉर्म, ठीक है। जैसे बहुत सारे क्रिस्टल्स है ना, ऐसे ऐसे क्रिस्टल्स हैं, बताया है। अब ये प्लेन बना रहा है, प्लेन बना रहा है, तो यहाँ से क्रिस्टल्स एटम से क्या होंगे, एटम से डिफ्रैक्ट होंगे, यहाँ से ऐसे पार हो जाएंगे, फिर दूसरे एटम यहाँ से डिफ्रैक्ट हुए, ऐसे पार हो जाएंगे। ये एंगल्स पता करते हैं बहुत सारा, और भी रीजन है इसके। तो इस डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी से क्या करते हैं, हम एक्सरेज को पढ़ते हैं, एक्सरेज को डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टी से पढ़ते हैं। और इसके ब्रैग्स डिफ्रैक्शन लॉ भी डिफाइन किया गया है, ब्रैग्स डिफ्रैक्शन लॉ, जिसमें लैम्डा होता है, दैट इज 2d sin थीटा इक्वल्स टू n लैम्डा। क्या हो गया, ये हो गया दोनों के बीच का डिस्टेंस, थीटा हो गया, एंगल कितना बना रहा है, किस प्लेन से कर रहा है, और कितने वेवलेंथ है। ठीक है, एक्सरे का। तो इस इक्वेशन से हम इसको स्टडी करते हैं, इसको बोलते हैं ब्रैग्स डिफ्रैक्शन लॉ। वो आपको अभी नहीं पढ़ना है, ठीक है, आपके लिए बस इतना इंपॉर्टेंट है कि स्टडी के लिए यूज करते हैं इसका। और क्या है, दे आर यूज्ड इन केमिकल एनालिसिस, and for determination of atomic number, determination of atomic number of chemical elements। ठीक है, तो इसके लिए भी कि अगर हम
जैसे हम क्या चाह रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता है, एक अननोन एटम है और बस उसका एटॉमिक नंबर निकालना है कि इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, एटॉमिक मास कितना होगा, उसको स्टडी करना है कि इसको हम पीरियोडिक टेबल में कहाँ बैठे, केमिकल एनालिसिस करना है। तो हम क्या करते हैं, उससे अगर एक्सरे डिफ्रैक्शन कर रहे हैं तो ये तो पता चलेगा ना कि हम कितना वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, तो कितने अमाउंट का या कितने एनर्जी का एक्सरे बाहर आ रहा है, इमिट हो रहा है। तो जब इमिट हो रहा है तो एक्सरेज का जो एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस पे डिपेंड कर रहा है, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, एक हद तक एटॉमिक नंबर उसको डिफाइन कर सकते हैं कि वो के सेल में कितने एटम्स था, या फिर एल सेल में कितना था, एम सेल में कितना था, कितने उसके पास सेल्स हैं। तो इससे क्या पता चलेगा, एटॉमिक नंबर उस केमिकल एलिमेंट का पता कर सकते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेशन ऑफ एटॉमिक एलिमेंट, एटॉमिक नंबर ऑफ द केमिकल एलिमेंट्स, दे आर यूज्ड टू स्टडी structure of substances like cellulose, rubber, plastics। ठीक है, ये सब क्रिस्टल्स पे डिपेंड कर रहा है, क्रिस्टल्स के बीच में जो डिफ्रैक्शन होगा उससे हम स्ट्रक्चर पता कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला है कि हम किसी भी क्रिस्टल्स को स्टडी करते हैं उससे कैसे, डिफ्रैक्शन प्रॉपर्टीज से, ब्राइट्स लॉ से। दूसरा है नंबर ऑफ एटम पता कर सकते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस हम कितना सप्लाई कर रहे थे और कितना हमें मिल रहा है। ठीक है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस सप्लाई करने पे कैसा एक्सरेज मिल रहा है, हार्ड मिल रहा है, सॉफ्ट मिल रहा है, या सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर हम अचीव कर सकते हैं। जितना सॉफ्टवेयर होगा उतना क्या होगा कि उतने नंबर ऑफ सेल्स एटम्स में होंगे। ठीक है, दूसरा तीसरा क्या है कि हम किसी भी स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं, रबर हुआ, प्लास्टिक हुआ, सेलुलोज, कोई भी स्ट्रक्चर को स्टडी कर सकते हैं। तो ये सब कुछ इसके साइंटिफिक एप्लीकेशन थे जो साइंटिस्ट न्यू इन्वेंशन या फिर रिसर्च करने के लिए एक्सरेज को यूज करते हैं। ठीक है, तो हम टोटल इसके इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस देख लिए कि इंजीनियरिंग एप्लीकेशन में जो एप्लीकेशन इसके अप्लाइड मीन्स जो ऑलरेडी हो चुका है उसके एप्लीकेशंस पे हम यूज कर रहे थे, दैट इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस था। दूसरा था मेडिकल इश्यूज में हम एप्लीकेशन देख लिए, और तीसरा इसका साइंटिफिक एप्लीकेशन में देखिए। तो इट मीन्स कि जो एक्सरे है वो वाइडली यूज हो रहा है हर जगह किसी भी चीज में। ठीक है, तो ये जो बहुत सारे एप्लीकेशन हो गए इसमें। This is all about the applications of X-rays. तो अब हम क्या करते हैं, इसका न्यूमेरिकल कुछ कर लेते हैं। ठीक है, ये एक चैप्टर का थ्योरी पूरा हो गया, अब इसका न्यूमेरिकल पार्ट करते हैं। An X-rays tube works on 50 kilovolt. ठीक है, what will be the wavelength of X-rays needed in it। ठीक है, तो सॉल्यूशन में गिवन क्या है, एक्सरे और वर्क्स ऑन अ वोल्ट ऑफ 50 किलोवोल्ट।
वेवलेंथ के लिए हम क्या बताए थे, h बाय t या फिर h बाय √2mE_v, ठीक है। या तो ये भी नहीं तो क्या लिख सकते हैं इसको, h इंटू सी, एक फॉर्मूला क्या था, h इंटू सी बाय वी, ये भी फॉर्मूला था एक। तो जब h और c और e क्या हो जाएगा 6.63 इंटू 10⁻⁻34, ये डाटा ऑलरेडी हम पहले वाले क्लास में दे चुके हैं कि h का वैल्यू क्या होता है, इंटू 3 इंटू 10⁸ बाय e 1.6 इंटू 10⁻⁻90 और इंटू v कितना है 50 इंटू 10⁻3। क्या करना है ना कि हर बार क्वेश्चन में क्या होता है ना, क्वेश्चन ये बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में क्या होता है कि हमको वोल्टेज डिफरेंट वोल्टेज के लिए एक सीरीज का वेवलेंथ निकालना होता है, पर h, c और e ये तीनों चीज क्या है, ये कांस्टेंट है हर न्यूमेरिक में। इस तरह का न्यूमेरिकल आ रहा है तो ये तीन चीज इसमें कांस्टेंट है, तो इसको हम निकाल सकते हैं। इसको हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करके रख लेंगे और इस कैलकुलेट करके इसको रखने के बाद आता है, अगर चाहे तो कैलकुलेट कर भी सकते, चलिए कर लेते हैं, कितना आएगा 6.63 इंटू 10⁻³ इंटू 3 इंटू 3 और इंटू 10⁻⁻34 प्लस 8 प्लस 19 बाय 1.6, ठीक है। इसको सिर्फ हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 6.63 इंटू 3 19.86 बाय 1.6 बाय 1.6 डिवाइडेड बाय 1.6 12.43 ठीक है, 12.43 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा -34 प्लस 27 है ना, ठीक, हाँ 7 और ये कितना जाएगा 10 टू द पावर 7 आएगा सर -1, ठीक है। अब इसको क्या करना चाहते हैं, एंगस्ट्रॉम के टर्म में लिखना चाहते हैं। एंगस्ट्रॉम के टर्म में लिखने का मतलब क्या है कि 10 टू द पावर -10, इसको हम चाहते हैं। अभी हम सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व कर रहे हैं और बता रहे हैं आपको कि अगर वोल्टेज का वैल्यू अलग अलग दिया हुआ है तो आप एक कांस्टेंट वैल्यू याद रखिए और सिर्फ वोल्टेज का वैल्यू पुट करते जाइए, आते जाएगा। 10 टू द पावर -10 मीटर को लिखते हैं 1 एंगस्ट्रॉम, तो हम इसको चाह रहे हैं कि एंगस्ट्रॉम के फॉर्म में लिखें, तो क्या लिख सकते हैं 12 -3 और -3 चाहिए ना हमें, तो यहाँ वैल्यू घटाएंगे तो वहां बढ़ा लेंगे, दैट इज 4 3 0 पुट कर लेते हैं इंटू 10 टू द पावर -10, ठीक है। -3 से क्या किया, -3 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करके 10 टू द पावर 3 से डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड डिवीजन वाला इसमें आ गया, माइनस वाला इसमें चला गया, ठीक है। 1 2 1 2 1 2 4 0 0, ठीक। ये आ गया कितना, ये एंगस्ट्रॉम में आ गया, दिस इज इक्वल्स टू 1 2 4 3 0 इंटू 10 टू द पावर -10 को क्या लिख सकते हैं, एंगस्ट्रॉम लिख सकते हैं। ये स्टैंडर्ड वैल्यू हो गया इसको, और इसी को अगर हम यहाँ पे कुछ मीन्स यहाँ पे 3 4 ये लेने में कुछ गड़बड़ी की तो इसको क्या लिख सकते हैं 12,400 एंगस्ट्रॉम बाय, ये हो गया स्टैंडर्ड वैल्यू इसका। अब आप वोल्टेज का वैल्यू पुट करते जाइए, निकालते जाइए, वोल्टेज का वैल्यू पुट कीजिए, निकालिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। यहाँ पे हम सिर्फ 10 टू द पावर -3 से 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई और 10 टू द पावर 3 से डिवाइड कर दिया, तो डिवीजन वाला यहाँ चला गया, मल्टीप्लिकेशन वाला यहाँ चला गया और पॉइंट शिफ्ट हो गया, ठीक है। 3 से किया ना 1 2 3 0 बैठा है, 2 0 के आगे आ गया, कितना न्यूमेरिक वैल्यू आ गया, ये आ गया। तो
ये हमारा मीन्स यहाँ पे 6.634 आता है, तो 4 लेने से हो सकता है ये वैल्यू ऐसा कुछ आ जाए ऐसा। तो ये क्या है, लगभग वो सेम है, 12430 12430 की जगह 00, ये बुक में दिया हुआ है और ये हमारा कैलकुलेट करके आया, तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एक स्टैंडर्ड वैल्यू होगी जिसको आप याद रखिए, दैट इज 12,400 एंगस्ट्रॉम बाय वोल्टेज। अब वोल्टेज सिंपली पुट करना है, दैट इज 12400 बाय एंगस्ट्रॉम में आएगा, लेकिन 50 × 10⁻3, ठीक है। जो यहाँ दिए थे इसको छोड़ दिए थे ना, तो ये पुट कर दिया, दैट इज 124 × 10⁻2, ठीक है, 10⁻2 और माइनस 10⁻4, 3 और 1 4 बाय 5, कितना देगा ये आएगा आपका 124 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज 24.8 इंटू 10⁻2। अब आप इसको कर दीजिए -2, तो ये कितना आ गया, ये आ गया आपका लैम्डा, दैट इज इतना एंगस्ट्रॉम आ गया। एंगस्ट्रॉम में निकाला था, याद रखना है, एंगस्ट्रॉम में निकाला तो इतना एंगस्ट्रॉम आ गया। अब आप इसको मीटर में चेंज करना चाहते हो तो मीटर में भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो मीन्स कहने का है कि ये 50 किलो वोल्ट दिया हुआ है, तो आप क्या किए कि सिर्फ ये वैल्यू को कैलकुलेट करके ऑलरेडी रख दिए 50। अब हम मान लेते हैं दूसरा न्यूमेरिकल है जो बुक में नहीं है, लेकिन हम मान लेते हैं कि इसमें हमारा कितना हो, इसमें हमारा वोल्टेज हो, वोल्टेज सप्लाई, हम अपने तरफ से क्वेश्चन करें कि वोल्टेज सप्लाई इज 124 वोल्ट, ठीक है। हम यहाँ से लेंगे इसका वैल्यू को ही लेंगे 124 इतना वोल्टेज हो, तो इसमें हम क्या करेंगे 12400 एंगस्ट्रॉम बाय वोल्ट कितना होगा 124, तो 124 नहीं कटेगा ना ऐसे, हाँ बन जाएगा। तो 124 इंटू 10⁻2 बाय 124 एंगस्ट्रॉम कितना है 10⁻2 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। तो ये वोल्टेज सिंपली क्या करना है, वोल्टेज निकाल देना है, सिंपली वोल्टेज पुट करना है और ये वैल्यू को लेकर याद रखना है 12400 एंगस्ट्रॉम, 12400 एंगस्ट्रॉम। फिर वोल्टेज पता आपको दिया जाएगा क्वेश्चन में, आपको निकालते ही चला जाना है, कुछ उसमें दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड क्वेश्चन है और ये 50 किलो वोल्ट भी स्टैंडर्ड है, मींस 50 किलो वोल्ट ही जनरली दिया जाता है और इसी वोल्टेज के अप्रॉक्स हम वेवलेंथ, इतने वेवलेंथ का निकलता है आपका एक्सरेज प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट था, और इससे एक कॉन्सेप्ट पता चला कि इसके वोल्टेज पता करना है और ये न्यूमेरिक कांस्टेंट का हम कैलकुलेट करके रिमेंबर करके याद रख सकते, टाइम सेव होगा आपका एग्जाम में इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे वोल्टेज अगर बहुत ज्यादा सप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला चेंज हो जाता है रिलेटिविटी में, पहले कल भी क्लास में बताया था थोड़ा सा। एक और क्वेश्चन करते हैं, कैलकुलेट द मिनिमम applied potential required to produce X-rays of 0.51 angstrom wavelength, okay। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, कैलकुलेट द मिनिमम अप्लाइड पोटेंशियल, पोटेंशियल निकालना है इसमें, ठीक है। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में गिवन लिखिए, पहले क्या दिया हुआ है, एक्स-रेज ऑफ वेवलेंथ दिया हुआ है, दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू 0.51 एंगस्ट्रॉम, इसको लिख सकते हैं 0.51 × 10⁻−10 मीटर, क्योंकि ऐसा यूनिट में ही रखना है और निकालने के लिए बोला है यहाँ पे पोटेंशियल।
तो हम क्वेश्चन सेम इस्तेमाल करेंगे। लैम्डा मीन हमको लेना था, ठीक है। तो वी यूज द फॉर्मूला फॉर लैम्डा मीन which is given by lambda mean which is given by HC by EV, सेम फॉर्मूला। तो लैम्डा मीन में ये क्या था, इसको भी कैलकुलेट करके किए थे, दैट इज 12400 एंगस्ट्रॉम। इस एंगस्ट्रॉम को क्या लिखेंगे हम, 10 टू द पावर -10 मीटर, ओके। वोल्ट को वोल्ट निकालना है, दैट इज वोल्टेज निकालना है। वेवलेंथ पता है, इस वेवलेंथ को क्या पुट करेंगे, वेवलेंथ पता है, दैट इज 0.51 into 10 to the power -10 is equals to 12400 into 10 to the power -10 by volt। तो ये -10 क्या है, वोल्ट निकालना है, दैट इज V is equals to 12400 by 0.51, ठीक है। ये वोल्ट चला गया, ये कितना आ जाएगा, ये आपका आएगा 12400 divided by 0.51, that is, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ रहा है, डिवाइड करने से 12400 by 0.15, तो ये आ गया हमारा 24313 वोल्ट। तो मीन्स कहने का मतलब क्या है कि ये वोल्टेज, अगर आपका ये फॉर्मूला है, बस क्या करना है, इस वैल्यू को याद रखना है और वोल्टेज मालूम करना है या फिर मिनिमम वेवलेंथ मालूम करना। तो एक फॉर्मूला पे और मिनिमम वेवलेंथ आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आप वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया आज का एक्सरे चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो एक्सरेज में हम इसके न्यूमेरिकल्स कर लिए, एप्लीकेशंस कर लिए, प्रॉपर्टीज किए, टाइप्स किए, कैसे प्रोड्यूस होता है वो कर लिए, पोटेंशियल इंटेंसिटी हमारे कंट्रोल में कैसे है वो बताएं। तो ये आपका ओवरऑल चैप्टर आज कंप्लीट हो गया एक्सरे। अब हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।